स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए तंज़ मज़ाह के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तंज़ मज़ाह अदब में बाकायदा कोई सिन्फ नहीं है बल्कि बयान के एक उसलूब का नाम है। तो कहते हैं तंज़ मज़ाह जो है वो कोई अदब में कोई सिन्फ का नाम नहीं है, बल्कि जिस लहजे में आप उसे लिख रहे हैं उसको कहा जाता है। मतलब ये कि एक मज़मून एक सिन्फ है, ठीक है। अब मज़मून में अगर किसी के ऊपर तंज़ किया जा रहा है, किसी के ऊपर ताना कसा जा रहा है या उसे में हंसी मजाक की बात की जा रही है, तो वो मज़मून क्या कहलाएगा, मज़ाहिया मज़मून कहलाएगा, ठीक है। और अगर कहीं ताना कसा जा रहा है तो उसे तंज़िया मज़मून कहा जाएगा, ठीक है। अब लिखते हैं, उर्दू अदब में तंज़ व मज़ाह को अमूमन इजहार का एक ही उसलूब समझा गया है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। तंज़ और मज़ाह दोनों की अलग अलग पहचान है। ये ज़रूरी है कि उर्दू के बेशतर लिखने वालों ने तंज़ और मज़ाह को एक मुरक्कब के तौर पर पेश किया है, इसलिए दोनों को एक ही समझा जाने लगा। कहते हैं तंज़ और मज़ाह दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन उर्दू में तमाम लिखने वालों ने, बल्कि बेशतर लिखने वालों में, है ना, ज़्यादातर लिखने वालों ने क्या किया कि तंज़ और मज़ाह दोनों को एक साथ बरता, है ना। इसलिए आज हमें लगता है कि तंज़ और मज़ाह एक ही चीज़ है, जबकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। लिखते हैं, उर्दू अदब में तंज़ और मज़ाह की रवायत बहुत पुरानी है, ठीक है। यानी उर्दू में तंज़ मज़ाह जो है वो बहुत पुरानी रवायत है, यानी बहुत पहले से लिखा जा रहा है। लिखते हैं, जाफ़र रेड्डी को उर्दू तंज़ मज़ाह का पहला नुमाइंदा शायर कहा जाता है। वो 17वीं सदी के एक बागी शायर थे। उनके मज़ाह में फक्कड़पन नुमाया है। 18वीं सदी में मीर और सौदा के यहाँ भी हजविया अंदाज मिलता है, ठीक है। हजविया अंदाज जैसे कसीदे लिखते हैं ना, तो कसीदे दो तरह के होते हैं। एक कसीदा वो होता है जो मदाहिया होता है, जिसमें किसी की तारीफ़ की जाए। दूसरा जो हजविया होता है, इसमें किसी की बुराई की जाती है, इसमें शहर आशूब वगैरह भी आते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब लिखते हैं, तंज़ मज़ाह के आला तरीन नमूने सबसे पहले हमें सौदा के यहाँ और उसके बाद 19वीं सदी में गालिब के यहाँ दिखाई देते हैं। इस रवायत को सबसे ज़्यादा तरक्की मुंशी सज्जाद हुसैन के अखबार अवध पंच के ज़रिए मिली। वो इसलिए मिली कि उसमें जो आपके अकबर इलाहाबादी साहब थे, उन्होंने ना सर सैयद के ऊपर टोन कसने के लिए बहुत सारे मजमून लिखे और उसी में ही शाया करवाए। अभी शायद हो सकता है नीचे जिक्र भी आ जाए इस बात का, ठीक है। तो लिखते हैं, सियासी और माशरती तंज को हल्काए अवध पंच के गैर मामूली तरक्की दी। अब आपको यहाँ पे बात समझ में आ गई कि जो ये सियासी और समाजी माहौल चल रहा था, उसने क्या करा, इसको गैर मामूली तरक्की दी, यानी अच्छी खासी तरक्की दे दी। लिखते हैं, शायरी में तंज़ और मज़ाह के लिहाज से सबसे बड़ा नाम अकबर इलाहाबादी का है। आगे बात समझ में कि सबसे बड़ा नाम किसका है, अकबर इलाहाबादी का। लिखते हैं, नस्र में मुंशी सज्जाद हुसैन के अलावा पंडित रतन नाथ सरशार का नाम भी खासी अहमियत रखता है, ठीक है। आगे आ जाइए। लिखते हैं, 20वीं सदी के नस्र निगारों में तंज़ मज़ाह की रवायत जिन लोगों ने आगे बढ़ाई है, उनमें मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, रशीद अहमद सिद्दीकी, मिर्ज़ा अज़ीम बेग चुग़ताई, पितरस बुखारी, शौकत थानवी, मुल्ला रमूज़ी, कन्हैया लाल कपूर, इब्ने इंशा, है ना, शफ़ीक़ुर रहमान, फ़िक्र तौनसी, अब यहाँ पे है मुशफ़्फ़क़ ख्वाजा, यूसुफ नाज़िम, कर्नल मोहम्मद ख़ान और मुश्तबा हुसैन वगैरह मारूफ है, यानी ये फेमस है। लिखते हैं, मौजूदा दौर में उर्दू तंज़ मज़ाह का सबसे बड़ा नाम मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी साहब का है। वाकई ये एक मतलब कहते हैं बहुत अच्छे इंशाइया और तंज़ मज़ाह निगार हैं मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं कि हम पढ़ेंगे कन्हैया लाल कपूर के बारे में। तो देखिए, ये 1910 में पैदा हुए और 1980 में वफ़ात हो गई इनकी। लिखते हैं, कन्हैया लाल कपूर लाहौर में पैदा हुए, वहाँ आला तालीम हासिल की और अंग्रेज़ी के उस्ताद मुकर्रर हुए। कहाँ पैदा हुए, लाहौर में, ठीक है। और किसके टीचर बने, इंग्लिश के टीचर बने। लिखते हैं, मुल्क की तकसीम के बाद, यानी कि जब हमारा मुल्क तकसीम हो गया
तो वो हिंदुस्तान आ गए, यानी पैदा वो पाकिस्तान में हुए लेकिन मुल्क तकसीम होने के बाद वो हमारे हिंदुस्तान आ गए। लिखते हैं यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज मोगा जो कि पंजाब में है, उसके प्रिंसिपल के ओहदे पर फायज हुए और यहीं उनकी वफ़ात हुई। वो हिंदुस्तान आने से पहले ही मशहूर हो चुके थे, है ना, अपनी राइटिंग्स की वजह से वो पहले ही मशहूर हो गए थे। उन्होंने अपने बाज़ मज़ामीन में ख़ास तरह की नस्र और शायरी के अलावा कई आम इंसानी रवैयों को तंज़ का निशाना बनाया, यानी कि उन्होंने जो उनके मज़ामीन है ना, तो वो ठीक है, नस्र और जो शायरी वगैरह में होती है वो तो ठीक थी, वो सब तो उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने साथ ही इंसान के जो रवैये होते हैं ना, कि किसी मौके पर इंसान किस तरह से पेश आ रहा है, अच्छा हुआ उसके साथ तब वो कैसा बिहेव करेगा, बुरा हो जाए तो वो कैसा बिहेव करेगा, उन चीज़ों को भी उन्होंने अपने तंज़ का निशाना बनाया, यानी उस पे भी उन्होंने तंज़ किया है। लिखते हैं उन्हें प्रवडी लिखने में ख़ास महारत हासिल थी, तंज़ व मज़ा उनका ख़ास मैदान है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे उनके कुछ तंज़ व मज़ाहिया जो मज़ामीन हैं उनके नाम, कुछ मजमूओं के नाम दिए गए हैं। नोके नश्तर, बालों पर, नर्म गम, गर्दे कारवां, नाजुक ख़यालियाँ, है ना, नए शगुफ़े, संग व खश्त, ठीक है, चंग व रबाब। लिखते हैं शीशा और तीशा, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है और कॉमेड शेख चिल्ली, अब यहाँ पे कॉमेडी जो कॉमेडियन है शेख चिल्ली, ठीक है, ये उनकी मशहूर कुछ किताबों के नाम है। लिखते हैं कन्हैया लाल कपूर समाजी नाहमवारियों से बहुत जानदार तस्वीरें पेश करते हैं, यानी कि जो समाज की बुराइयां हैं, जो समाज में मतलब उस दौर में चल रहा था, उस चीज़ को वो बहुत अच्छे से पेश करते हैं, जिनमें एक एहतजाजी पहलू भी होता है। अपने तंज को आजमाने में वो किसी रुदायत के कायल नहीं है, यानी कि वो जब अपना तंज लिख रहे होते तो उन्हें ये नहीं है कि भाई कोई वो किसी चीज़ की दाद दे या चाहे, नहीं, वो उन्हें जो लिखना है वो लिख देंगे। लिखते हैं शायद इसीलिए उनके तंज़ मज़ा में जो रात और बेबाकी उनके ख़ास पहचान, यानी वो बिल्कुल साफ़ सुथरी बात कहते हैं, जो उन्हें कहना है वो कह देते हैं, ये नहीं सोचते कि भाई किसी को बुरा लगेगा या भला। लिखते हैं उनके कई इंशाइए बहुत मकबूल हुए, जिनमें ब्रज बाबू, ठीक है, ब्रज बानो और घर याद आता है, ठीक है, जिंदाबाद, उर्दू के अफसाना नवीसी के चंद नमूने अब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये उनकी किताबों के नाम चल रहे हैं अभी आपके। लिखते हैं इसके बाद मकबूल आम फिल्म सीन, फिर लिखा है चार मलंगों की दास्तान, फिर लिखा हुआ है चौपट राजा, फिर लिखा है सब्ज बाग और लिखा है जानशीन, ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं, है ना। तो ये उनके कुछ हम कहते हैं मज़ामीन हैं, इंशाइयाँ हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाइए तो लिखते हैं इस किताब में कन्हैया लाल कपूर का जो मजमून शामिल है उसमें उन्होंने जदीद शायरी और ख़ास तौर पर आज़ाद शायरी को लतीफ़ा तंज़ का निशाना बनाया है। तो देखिए क्या है कि आपको पता है पहले शायरी की एक वज़न, बहर, रदीफ़, काफ़िया, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। बाद में जो शायरी है, जो नज़्म है, उसे आज़ाद कर दिया गया कि भाई अब इनमें रदीफ़ काफ़िए की पाबंदी ना हो तो चलेगा, मिसरे छोटे बड़े हों मतलब उनमें वज़न ना हो तो भी चलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी, इसी को ही इन्होंने निशाना बनाया है। तो लिखते हैं गालिब के साथ मजलिस में शरीक सभी शायर कन्हैया लाल कपूर के मशहूर और मुताबिर हम असर हैं, यानी कि जो उनके हम असर हैं उनके दौर के शायर हैं। ठीक है, मगर उन्होंने गालिब के ज़रिए उनकी शायरी में पोशीदा मज़ाहिया पहलू वाज़े करके पढ़ने वालों के लिए दिलचस्पी का सामान फराहम किया है। अब गालिब जो है वो बेटा बहुत पुराने शायर हैं, है ना। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि भाई अब मजलिस है, शायरी हो रही है। देखिए यहाँ नाम क्या है, गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में, है ना। अब गालिब जो है वो पुराने हैं भाई, वो कब पैदा हुए थे, 1797 में वो पैदा हुए थे, है ना। तो कितने पुराने हो गए वो। और ये जो शोरा है ये इनके हम साथी हैं, तो अब अगर इनके साथी हैं तो अपने पता भी पढ़ा कि ये 1910 में पैदा हुए हैं। तो देखिए यहाँ पूरे तकरीबन हम कह सकते हैं 100-200 साल का फ़र्क आ रहा है
है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, वो मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो, ज़माना अगर बदला है तो शायरी में भी कितना फ़र्क आ गया है। तो हम इसका खुलासा पढ़ेंगे और फिर आपके लफ्ज़ मायने वगैरह देख के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ के हम वीडियो को फिनिश करेंगे, है ना। हम ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो पेपर में आपके रिपीट होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए तो पढ़ते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। देखिए बेटा, यहाँ आपको पहला सवाल दिया हुआ है कि गालिब ने पहला शेर कौन सा सुनाया और क्या कहकर उसका मजाक उड़ाया गया। देखिए बेटा, मैं आपको इसकी जो खुलासे है वो नहीं कराऊंगी क्योंकि टाइम भी नहीं है और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, तो अब आपके पेपर हैं इसलिए मुझे बनाना पड़ रही है वीडियो। चलिए तो देख लेते हैं। तो इसका जवाब रहेगा, गालिब ने जो पहला शेर सुनाया वो ये है, ख़त लिखेंगे अगरचे मतलब कुछ न हो, हम तो आशिक़ हैं तुम्हारे नाम के। तो जदीद शायरों ने इस शेर से ताल्लुक़ से कहा कि ये कुछ बेमायने सा है और ये कहकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, कहा कि अगर मतलब कुछ नहीं है तो ख़त लिखने का क्या फ़ायदा है, बताइए भला, है ना। अगर आप सिर्फ माशूक़ के नाम के आशिक़ हैं तो 3 पैसे का ख़त बर्बाद करना क्या ज़रूरी है। सादा कागज़ पर उसका नाम लिख लीजिए। इस तरह शेर बमायने करार दिया गया, यानी कि शेर के अंदर कोई माने नहीं है। ठीक है, और उसकी इस्तिलाह की गई और इस्लाम में जो एक नज़्म थी वो पूरी पढ़ दी गई। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। अब लिखते हैं, नून मीम राशिद की नज़्म पर हेराजी ने क्या तबसरा किया। अच्छा, दूसरी चीज़ बेटा, मैंने ना आप लोगों के लिए वन शॉट रिवीजन बहुत पहले ही अपलोड कर दिया था, उसका लिंक मैं अभी कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं, नून मीम राशिद की नज़्म पर हेराजी ने यह तबसरा किया कि ये नज़्म इस सदी की बेहतरीन नज़्म है, बल्कि मैं कहूँगा कि इस तरह से देखा जाए तो इसमें अंगीठी भूत और दफ्तर तहज़ीब और तमद्दन की मखसूस उलझनों की हामिल है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बेटा, पुरानी जो शायरी थी और जो जदीद शायरी थी उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया था। ठीक है, अगला सवाल, डॉक्टर खालिस ने जदीद शायरी की क्या खुसूसियत बताई। डॉक्टर खालिस ने गालिब से कहा कि आपने उर्दू शायरी को काफ़िया और रदीफ़ की जंजीरों में क़ैद कर रखा था, हमने इसके ख़िलाफ़ जहद करके उसे आज़ाद किया और इस तरह उसमें वो। अच्छा बेटा, रदीफ़ काफ़िया, इसके ऊपर अलग से वीडियो है, आप लोग चैनल में प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कीजिए, सारे वीडियोज़ अपलोड हैं, आपको वहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, वो असाफ पैदा किए जो महज खारजी खुसूसियत से कहीं ज़्यादा अहम है। मेरी मुराद रफ़त, तख़य्युल, ताज़गी, अफ़कार और निदरत फ़िक्र से है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है, विक्रमाजीत वर्मा ने जो कलाम सुनाया उसका ताल्लुक़ किस सिंफ से था। तो आप लिखेंगे, विक्रमाजीत वर्मा ने जो कलाम सुनाया उसका जो ताल्लुक़ था वो गीत से था। किससे था? गीत से। ठीक है, तो इस तरह से वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि बाकी वीडियो भी अपलोड कर दूँ। अगर नहीं हो पाएंगी बेटा तो उसके लिए सॉरी, आप लोग वन शॉट रिवीजन की मदद ले लीजिए जो पहले अपलोड है। इसके अलावा पिछली जो पुरानी वीडियोस हैं जो मैंने साल भर पहले अपलोड की हैं, आप उनकी मदद ले लीजिए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से पेपर करके आएंगे। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।